जय हिंद दोस्तों। आज के इस लक्ष्मीकांत के इस लेक्चर में हम लोग संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था के बीच मुख्य अंतरों को समझेंगे। इनके जो मतलब संसदीय व्यवस्था में जो गुण होगा वही राष्ट्रपति व्यवस्था का दोष होगा, और उनका जो गुण होगा जो हमारे यहाँ दोष है। मतलब हमारे यहाँ कैसी सरकार है, उनके यहाँ स्थायी सरकार है, 4 साल का टेन्योर फिक्स है। ये भारत की सरकार है अस्थायी है। ठीक है, अस्थायी मतलब हमारे यहाँ सरकार कुछ दिनों में भी गिर सकती है, कुछ घंटों में, कुछ सबसे कम दिन में हमारी 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, HD देवगौड़ा की सरकार और खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। एक सरकार उनकी 13 महीने में गिरी थी और एक सरकार उनकी 13 दिन में गिरी थी। तो हम यही सब देखते हैं कि राष्ट्रपति व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था आज भी हमारे यहाँ ये डिबेट चलती रहती है कि हम लोगों को क्या अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि आखिर हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया है और किन किन देशों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है। तो आप समझिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भारतीय उपमहाद्वीप के ही पार्ट हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तुम्हारा न्यूजीलैंड है, जापान है। इन देशों में श्रीलंका में भी कुछ हद तक संसदीय व्यवस्था है, कुछ हद तक राष्ट्रीय व्यवस्था भी, मिश्रण है श्रीलंका में। तो क्या है, इन देशों में क्यों अपनाया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, तो आप समझिए, एक औपनिवेशिक विरासत है हमारे यहाँ अंग्रेजों ने रूल किया है। जिन देशों में अंग्रेजों ने रूल किया है वहां अंग्रेजों ने कौन सा मॉडल लागू किया, वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, अंग्रेजों ने लागू किया। और वो इंग्लैंड की संसद जब से मतलब लागू हुई है उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ही बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे इंडिया में भी वेस्टमिंस्टर मॉडल है। फिर अमेरिका ने आखिरकार वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि अमेरिका जो थी ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़के जीती थी। इसलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम अपनाया जिसमें विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग हो, ताकि कोई भी किंग की जैसी पावर ग्रहण ना कर सके, अर्थात शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे ये काम किया है। अमेरिका का जो संविधान है 1787 में बना है, ये मोंटेस्क्यू के सिद्धांत पर आधारित है। और मोंटेस्क्यू की एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो विभाजन है वो कोई ऐसा विभाजन नहीं है मेल मिला वाला हो, वो विभाजन कठोर विभाजन है। जबकि भारत में क्या है, भारत में कठोर विभाजन नहीं है, शक्तियों का सम्मिश्रण है पार्लियामेंट्री सिस्टम से। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कौन कौन से देश हैं जो राष्ट्रपति व्यवस्था को अपनाते हैं। तो तुम्हारे यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका के अलावा आप लैटिन अमेरिकी देश हैं, जैसे ब्राजील है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, और कुछ अफ्रीकी देशों में है, इंडोनेशिया में भी है, दक्षिण कोरिया में है। ये देश ऐसे हैं जहाँ राष्ट्रपति व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति व्यवस्था हम लोग क्यों अपनाते हैं, क्योंकि जिन्हें एक तो कॉलोनियल एक्सपीरियंस उन लोगों को भी रहा है, हमें भी कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन हम लोगों ने पार्लियामेंट्री इसलिए अपनाया क्योंकि हमारे यहाँ 30 से 40 सालों से पार्लियामेंट्री व्यवस्था चल रही थी और भारत की परिस्थिति के हिसाब से वो अनुकूल हम मानी जाती है। दूसरा, जो देश शक्तियों का विभाजन चाहते हैं, स्थिर सरकार की आवश्यकता महसूस करते हैं ताकि उन्हें बार बार चुनाव का सामना ना करना पड़े, और जनता चाहती है कि वो अपने वोट के द्वारा उसका जो सरकार का मुखिया वो जनता के वोट से बनेगा। आज हमारे मुखिया कौन है, हमारे मुखिया प्रधानमंत्री मोदी हैं। बताइए किस भाई ने प्रधानमंत्री मोदी को कभी वोट दिया है। प्रधानमंत्री को वोट बनारस से उनका चुनाव लड़ता है, तो बनारस के संसदीय क्षेत्र वाले ही लोग प्रधानमंत्री मोदी को वोट देते हैं, बाकी भारत के लोग उन्हें नहीं जिताते हैं। फिर भी वो हमारे प्रधानमंत्री कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हम जिन लोगों को सांसद बनाते हैं वही लोग बाद में प्रधानमंत्री को चुनते हैं, अर्थात बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में ट्रंप जैसे चुनाव पे खड़े हुए तो ट्रंप को वोट दिया गया। अमेरिका की बहुत ज्यादा जनता ने ट्रंप को जिताया तो ट्रंप बना। जैसे गांव का सरपंच होता है, जैसे पूरा ऐसा गांव का सरपंच कैसे बनता है, गांव के सभी लोग एक ही व्यक्ति को वोट देते हैं। मान लो 1000 लोगों की गांव की पंचायत है, तो किसी ने 600 वोट एक आदमी को दे दिया, 300 वोट भी किसी को दे दिया, 300 वोट किसी को दे दिया। हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP। इसमें पता क्या होता है, जैसे मान लो 1000 वोट हैं किसी गांव में, ठीक है, उसके वहां क्या लोग खड़े हो गए, 5 लोग खड़े हुए। 5 लोगों में 4 लोग को मान लो 200 वोट मिले, 3 लोग को 200 मिले, एक को 199 मिला, एक को 201 वोट मिला। तो जो 201 वाला है वो चुनाव जीता माना जाएगा। ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब
क्या अंतर है इन सब में? 3 को 200 वोट मिले, एक को 199 मिला और एक को उसके बदले 201 वोट मिल गया। तो जिसे 201 मिल गया वो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करेगा। ये है हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। हालांकि हम लोग इसमें सुधार का विचार कर रहे हैं और कुछ आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसमें डाल रहे हैं ताकि लोगों का सही से प्रतिनिधित्व हो सके। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम अपने मूल विषय पर चलते हैं। संसदीय राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना करेंगे। देखो, संसदीय व्यवस्था है ना, इसमें क्या है, दोहरी कार्यकारिणी है। दोहरी कार्यकारिणी का मतलब अनुच्छेद 52 और 53 से राष्ट्रपति है हमारे यहाँ। 52 राष्ट्रपति व्यवस्था करता है, 53 में कहता है कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और जबकि दोहरी कार्यकारिणी में एक तो ये होगा, एक दूसरा 74 और 75 है। 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होगी। मतलब न्यायालय में ऐसा नहीं होगा कि मंत्रिपरिषद ने कौन सी सलाह दे दी, वो न्यायालय में कोई कह दे भाई ये गलत सलाह राष्ट्रपति को दे रहे हैं। नहीं भाई, वो न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। 74 75 क्या व्यवस्था करता है? 75 व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये 75 कह रहा है। मतलब 74 स्पष्ट कर दे रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना, नाम मात्र की कार्यपालिका है। 74 ये कह दे रहा है कि भले ही 52 53 में बहुत ज्यादा शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई हैं, एक राष्ट्रपति नाम मात्र का है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए, मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। आप कहोगे प्रधानमंत्री की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह, देखिए रियल में संविधान में यही लिखा था कि मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन व्यवहारिकता ये है जब से दल बदल अधिनियम आया 1985 के तहत, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होती है वो पार्टी, और उस पार्टी में यदि आप इधर उधर जाइएगा तो आपको फिर क्या कर देंगे, दल से निष्कासित कर देंगे, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, समझ गया। एक दूसरा 75 का 2 क्या कहता है? 75 का 2 कहता है कि मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्री, जैसे राजनाथ सिंह एक मंत्री है, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से राजनाथ सिंह उत्तरदायी। और राष्ट्रपति किसकी बात मानता है? मोदी जी की, प्रधानमंत्री की बात मानता है। तो यदि राजनाथ सिंह का प्रधानमंत्री मोदी से नहीं बनता है तो राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। 75 का 2 कहता है। और 75 का 3 कहता है कि यदि नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी से समर्थन खींच लिया है तो क्या होगा, उनके पास उतनी सीटें नहीं बचेंगी। कितनी सीटें नहीं बचेंगी? 272 सीटें नहीं बचेंगी। जब बीजेपी के पास 272 सीट नहीं होगी तो उसकी सरकार गिर जाएगी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। जैसे कि एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। पता कैसे? जयललिता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े सिद्धांतों के अच्छे आदमी थे, जयललिता उनका समर्थन करती थी, तो जयललिता को उम्मीद थी कि अटल बिहारी वाजपेयी उनका समर्थन करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने समर्थन नहीं किया तो जयललिता ने अपना समर्थन खींच लिया। जब जयललिता ने अपना समर्थन खींच लिया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। ठीक है, उनके पास 272 में एक वोट कम पड़ गया था, ऐसे समझ लीजिए। तो यही होता है। ठीक है, ये तो होगी दोहरी कार्यकारिणी। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एकल कार्यकारिणी। वहां राष्ट्रपति राज्य का भी प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है, राष्ट्रपति। हमारे यहाँ, अच्छा अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे यहाँ डी ज्यूर फैक्ट को कौन है? नहीं, डी ज्यूर फैक्ट नहीं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, मैं लिख देता हूं। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे यहाँ, बताइए। अब आप कहोगे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हैं तो राष्ट्रपति। नहीं भाई, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव का मतलब है, ये फैक्ट है कि हमारे यहाँ सत्ता राष्ट्रपति में जो नाम की है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक है, ये फैक्ट है। इसलिए प्रधानमंत्री डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव है। ज्यूर को समझ लिया, ज्यूडिशरी। ज्यूर कहते नहीं है जूरी, ज्यूडिशियरी। ज्यूर मतलब होता है कानून। कानूनन हमारे यहाँ का प्रमुख कौन है? कानूनन हमारे यहाँ का प्रमुख राष्ट्रपति है और वास्तविकता में हमारे यहाँ का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ की जो कार्यकारिणी है दोहरी कार्यकारिणी है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे यहाँ, नंबर 2 में आइए। बहुमत दल का शासन होता है। इसका बहुमत दल का शासन होता है, मतलब जिसका लोकसभा में बहुमत है वही सत्ता में रहेगा। ठीक है,
जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कह रहे हैं कि बहुमत दल की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई जरूरत, आपके दिमाग में आ रहा है? अमेरिका में ट्रंप का बहुमत नहीं है, अमेरिका में ऐसे समझ के चलना है। ट्रंप का बहुमत नहीं है अमेरिका में, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का बहुमत है, और वो भी मोदी जी का बहुमत आज की डेट में अकेले नहीं है, उनका एनडीए का बहुमत है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू और चिराग पासवान के सहयोग से। तो फिर ट्रंप का बहुमत क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग हैं, उनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। हमारे मोदी जी संसद में बैठते हैं, संसद में भाषण अभिभाषण करते हैं, क्योंकि वो संसद के सदस्य हैं। हालांकि भाषण अभिभाषण राष्ट्रपति के लिए होता है, मतलब जवाब तो देते ही हैं। आपने कभी लोक प्रश्नकाल शून्यकाल देखा होगा, लोकसभा राज्यसभा टीवी देखा ही होगा कभी, तो जवाब देते हैं। ट्रंप को कभी वहां की संसद में बैठा देखा है अमेरिका के में? नहीं भाई। तो ट्रंप अमेरिका की संसद से नहीं है, ट्रंप का कोई मंत्री एमपी नहीं है, कोई मंत्री सांसद नहीं है ट्रंप का, जबकि हमारे यहाँ का हर मंत्री सांसद होगा। क्यों होगा? क्योंकि आर्टिकल 75 के 5 में प्रावधान है कि मंत्री वही बन सकता है जो सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखता हो। सांसद बनने की योग्यता मतलब क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा से सांसद बनोगे तो 25 साल, राज्यसभा से सांसद बनोगे तो 30 साल की उम्र होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार का नहीं होना चाहिए, लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, ऐसे ये सांसद बनने की योग्यता है। तो ये योग्यता तो मुझ में भी है, आप में भी हो सकती है। आप भी यदि 25 साल से ऊपर के होंगे तो हो सकती है 23 साल में आप ये योग्यता नहीं है। तो फिर कैसे? सांसद बनने की योग्यता हो तो बन तो सकता है, लेकिन 75 का 5 कहता है आपको 6 महीने के अंदर, चाहे लोकसभा की सदस्यता लो या राज्यसभा की सदस्यता लो, 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। उससे दो प्रकार से सदस्यता मिलती है, या तो चुनाव के माध्यम से मिलेगी या राष्ट्रपति के मनोनयन से मिलेगी। और राष्ट्रपति मनोनयन आर्टिकल 80 के 3 में ये साहित्य से, कला से, विज्ञान से, इनसे जो राष्ट्रपति मनोनयन करता है उसके मनोनीत होकर भी आप संसद की सदस्यता ले सकते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी सबका निर्वाचन होता है। अब कहोगे आंग्ल भारतीय का भी तो मनोनयन होता है। 104वें संविधान संशोधन से आंग्ल भारतीय का मनोनयन खत्म कर दिया गया है, ठीक है। क्यों खत्म कर दिया भाई? दिया क्यों गया था? संविधान सभा में आंग्ल भारतीय लोगों की 3 सीटें आई थी, ठीक है, और सरकार ने प्रावधान किया हम 2 लोगों को लोकसभा में आंग्ल भारतीय लोगों को देंगे। लेकिन आज जनसंख्या में उनका अनुपात इतना कम हो गया कि हमें ऐसा लगना कि उनकी जनसंख्या के मुकाबले हम बहुत ज्यादा 2 सीटें दे रहे हैं, ठीक है, आप समझिए। इसलिए उनका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया, उसका जरूरत भी नहीं है हम लोगों को, ठीक। एक अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था का में क्या विशेषता है? हमारे यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व है। मतलब वही कि जिसका लोकसभा में बहुमत है वही उसी की सरकार बनेगी, और बहुमत नहीं होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह 1 वोट से भी तुम्हारी सरकार गिर सकती है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व है। और इनका क्या है? राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व का अभाव है। ट्रंप को वहां की संसद में बहुमत मतलब ट्रंप को वहां की संसद में बहुमत सिद्ध नहीं करना पड़ता है। वो एक बार बन जाएंगे, 4 साल तक फिक्स रहेंगे। इसलिए देखो अमेरिका की नीतियां उसके राष्ट्रपति आने से बदलती हैं, 4 साल तक उसका नीति चलता रहेगा। हमारे यहाँ नीतियां ज्यादा वो क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सरकारें स्थिर नहीं होती हैं। हमारे यहाँ सरकारें लोक लुभावना पर, ट्रंप जैसे कठोर निर्णय ले लेता है, वैसे हमारे यहाँ कोई सरकार कठोर निर्णय नहीं ले पाती है, क्योंकि हम लोगों को रेबड़ी बांटनी पड़ती है, ठीक है, सबको संतुष्ट करना पड़ता है, ये बात है। वहां सबको संतुष्ट नहीं करता क्योंकि वहां की सरकार स्थिर है। एक बार बन गए तो 4 साल तक कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है, समझ गए आप। हमारे यहाँ दोहरी सदस्यता है, मतलब हमारे यहाँ जो मंत्री होगा वो सरकार का भी सदस्य होगा और वो संसद का भी सदस्य होगा, ठीक है। मैंने बताइए 75 के 5 संसद की सदस्यता लेना पड़ेगी। और वहां एकल सदस्यता है, वहां का मंत्री कहीं का सदस्य नहीं होता। वहां मंत्री कैसे बनता है? वहां वो ट्रंप देख लेगा कि उसके अनुकूल कौन है और सबसे योग्य व्यक्ति कौन है जो उसकी सरकार को बहुत आगे ले जाएगा। जैसे अमेरिका में फाइनेंस की गड़बड़ी चले, वित्तीय अस्थिरता है, तो वो अच्छे फाइनेंस वाले व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा नॉलेज रख सकता हो, बहुत विशेषज्ञ हो, उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना देगा। और हमारे यहाँ का ये तो एक उदाहरण हम दिया ही था कल के वीडियो में। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ तो वीके मेनन यहाँ के वो कौन थे? रक्षा मंत्री थे। और वीके मेनन कौन थे? पेशे से कोई सैनिक नहीं थे, ना ही सेना के कोई वो मतलब अधिकारी थे, ना उन्हें सेना का कोई नॉलेज था। तो उन्हें रक्षा मंत्री क्यों बनाया गया? रक्षा मंत्री इसलिए बनाया, वो तो वकील थे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है भाई, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा वो शिक्षा मंत्री बन जाता है हमारे यहाँ, ठीक है, ये है।
और अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में बहुत अच्छा प्रोफेसर होगा उसे शिक्षा मंत्री बनाएंगे, जैसे डॉक्टर विकास द्विवेदी सर, बहुत अच्छा नाम है, मतलब ऐसा ही कोई टीचर, ऐसे लोग को देखेंगे भाई तुम्हें बहुत अच्छा नॉलेज है, तुम शिक्षा मंत्री बन जाओ, अब करो क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं। ठीक है। नंबर 6, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, बिल्कुल अमेरिका में राष्ट्रपति का नेतृत्व है। देखिए कोई भी समिट होता है उसमें आप देखना कि हमारे यहाँ से मोदी जी जाएंगे, उधर से ट्रंप आएंगे राष्ट्रपति, जबकि हमारे यहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप राष्ट्रपति हैं, लेकिन शक्तिशाली हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, वहाँ राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नंबर 7 में आते हैं निचले सदन का विघटन। अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के 2 के बी के तहत निचले सदन का विघटन हो जाता है हमारे यहाँ। आप तो कह रहे थे कि सामूहिक उत्तरदायित्व थे 75 के 3 के तहत, लेकिन 85 के 2 के बीच लोकसभा का विघटन कैसे हो जाता है? देखिए यही तो है हमारे यहाँ की क्वालिटी। एक तो अगर आपका बहुमत नहीं है तो 75 के 3 के तहत आप अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अविश्वास प्रस्ताव से हट जाएंगे, लेकिन आपके पास बहुमत है तो आप इंदिरा गांधी की तरह लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, उल्टा लोकसभा को ही भंग कर देंगे। लोकसभा को भंग क्यों करता है प्रधानमंत्री? जब प्रधानमंत्री को ऐसा लगने लगता है कि उसकी सत्ता जाने वाली है तो वो राष्ट्रपति के परामर्श से, जब राष्ट्रपति उसके फेवर का होगा तब राष्ट्रपति के परामर्श से अब लोकसभा को भंग कर देता है। जब लोकसभा को भंग कर देगा तो दोबारा चुनाव होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार लोकसभा को भंग किया था जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, जो 1958 से 2004 तक चली थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसलिए भंग कर दिया क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम लाए थे, शाइनिंग इंडिया प्रोग्राम। अटल बिहारी वाजपेयी का दावा था कि हम भारत के लोग हमारे समर्थन में। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई बीजेपी की सरकार भी चुनाव होगा तो गिर जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े सिद्धांती आदमी थे, उनने क्या किया, उनने कहा भाई हम लोकसभा को भंग करते थे, मैदान में उतर के लड़ लेते हैं चुनाव। ठीक है, तो लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा को भंग करने से लाभ होता है कि तुरंत चुनाव हो जाएगा तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो आज यदि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से समर्थन खींचते हैं तो मोदी जी का पहला कदम यही होगा कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को परामर्श देंगे कि आप लोकसभा को भंग कर दो। जैसे ही लोकसभा भंग होगी तुरंत अगले महीने चुनाव होगा और चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा भारत की जनता किसके साथ में है। अभी क्या है, अभी ऐसा यदि मोदी जी लोकसभा को भंग नहीं करेंगे तो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, कांग्रेस का समर्थन दे देंगे, आरजेडी और समाजवादी पार्टी सबके साथ, आम आदमी पार्टी सबके साथ मिलके एक तरीके से यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाएंगे। आप कहोगे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार क्या है? देखिए इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा, ये कौन थे? इनने यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई थी। मतलब बीजेपी की सरकार थी, उसे एक वोट से गिरा दिया और फिर बाकी लोग मिल गए, सभी लोग मिल गए और अपनी सरकार बना ली। कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी। ठीक है, फिर बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन खींच लिया तो दोनों लोगों की सरकार एक एक से गिरी। एचडी देवगौड़ा की सरकार गिरी क्योंकि कांग्रेस का उनसे नहीं बन रहा था। ठीक है, ऐसे इंद्र कुमार गुजराल की भी सरकार गिर गई थी। अब और वहां क्या होता है, ट्रंप वहां की कांग्रेस को संसद कहते हैं। संसद में मतलब संसद का कौन सा पार्टी, जो निचला सदन हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, उसे भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा, हमारे यहाँ राज्यसभा को प्रधानमंत्री मोदी तो क्या कोई भी भंग नहीं करा सकता। हमारे यहाँ की राज्यसभा स्थिर सदन है, अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा स्थायी होगी। ठीक है, लेकिन वहां क्या है, वहां की निचला सदन लोकसभा को भी भंग नहीं कर सकते ट्रंप, जबकि मोदी जी में पावर है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को परामर्श, लिखित परामर्श देंगे और भंग हो जाए। लिखित परामर्श का प्रावधान उसमें है, आपातकाल में है। ये लोकसभा भंग में आप देख लेना है। ठीक है, लिखित परामर्श है या नहीं। ठीक है, रही बात नंबर 8 में शक्तियों के सम्मिश्रण की बात, तो हमारे यहाँ शक्तियों का सम्मिश्रण है जबकि वहां शक्तियों का विभेद है। शक्तियों का सम्मिश्रण मतलब मोदी जी ही कोई कानून लाएंगे, उसे पारित कराएंगे लोकसभा राज्यसभा से और फिर उस कानून को लागू भी मोदी जी कराएंगे। मतलब एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा और एक ही व्यक्ति कानून को लागू कराएगा। इसलिए क्या होता है, हमारे यहाँ टकराव नहीं होता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका की कांग्रेस ने कहा भाई हम अफ्रीकी लोगों को थोड़ा लाभ देंगे क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अमेरिका की कांग्रेस ने, संसद ने एक कानून पारित कर दिया। क्या पारित कर दिया? कानून। अब ट्रंप कह रहे नहीं, हम अफ्रीकी को लाभ नहीं देंगे, हम तो व्हाइट लोगों को लाभ देंगे, गोरे लोगों को लाभ देंगे, काले लोगों का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका गोरे लोगों का है। तो फिर वो ट्रंप उस कानून को लागू ही नहीं करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, मोदी जी कोई कानून लाएंगे तो फिर मोदी जी ही लागू करेंगे उसे। तो हमारे यहाँ क्या टकराव की स्थिति नहीं होती है।
ये विशेषताएं हैं। अब हम गुण और दोष के आधार पर बात करते हैं। ये तो विशेषताएं समझ ली, अब आपको पता कैसे चलेगा इन विशेषता में कौन सी विशेषता अच्छी है, कौन सी विशेषता खराब है। तो उसके लिए आप गुण दोष देखने के लिए तैयार हो जाए। देखो, हमारी संसदीय व्यवस्था का गुण है कि हमारे यहाँ विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य है, कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही व्यक्ति कानून बना रहा है और एक ही व्यक्ति कानून लागू करा रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरा, हमारी संसदीय व्यवस्था का गुण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तरदायी सरकार है। उत्तरदायी सरकार मतलब ऐसे है कि हमारी जो सरकार है अनुच्छेद 75 के 3 के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखो, इंदिरा गांधी की सरकार में एकदम डिक्टेटर से तानाशाही हो गई थी, बाद में भारत की जनता ने उन्हें चुनाव में हरा दिया। ठीक है, तो ये उत्तरदायी सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी को जब हमारी लोकसभा में बहुमत नहीं मिला तो हमारे यहाँ की उनकी सरकार 1 वोट से गिर गई। ठीक है, ये उत्तरदायी सरकार की विशेषता है। निरंकुशता पर रोक की बात है, हमारे यहाँ कोई भी निरंकुश नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री जिसने इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दिया भारत में, उसे भी चुनाव में हार का मूड देखना पड़ा। तो हमारे यहाँ कोई निरंकुश नहीं हो सकता है। ठीक है, और व्यापक प्रतिनिधित्व की बात करूं तो व्यापक प्रतिनिधित्व ऐसा हमारे यहाँ हमेशा जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और कुछ वर्गों और भाषा के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। आप पूछोगे क्या ऐसा संविधान में लिखा है? नहीं भाई, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में तो ये लिखा है कि अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो फिर आप कहोगे कि इस भाषा देखो ऐसा होता है। प्रधानमंत्री को आखिरकार वो किसी न किसी पार्टी के सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, उन्हें बीजेपी को यदि चुनाव जिताना है तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, सभी वर्गों के मंत्री बनाने पड़ेंगे। 1-2 मंत्री एमपी से भी उठाना पड़ेगा, फिर 1-2 बिहार से भी, कुछ लोग साउथ से भी लाना पड़ेंगे। एक आध भले मुस्लिम कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम के थोड़ा विरोधी है, फिर भी ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी में कोई भी मुस्लिम नहीं है, ऐसा ही होता है। अब इसी भी बात में अगर हम बात करें राज्यों में, देखो भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं। मोहनलाल यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बनाया, क्यों बनाया? ताकि भाई अपर कास्ट को साध सके भजनलाल शर्मा के नाम पे, और यूपी और बिहार की समाजवादी पार्टी और लालू यादव की आरजेडी पार्टी को काउंटर करने के लिए मोहनलाल यादव को एमपी का मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया ताकि वो बीजेपी ये कह सके कि हम यादव विरोधी नहीं है। आप जो एम समीकरण की बात करते हैं वो गलत बात है। बीजेपी यादव विरोधी होती तो मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाती? ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ये तो हमारे गुण हो गए। ठीक है, तो अब ट्रंप अब हमारे गुण हैं तो कुछ हमारे दोष भी होंगे, तो हम अपने दोष भी देख लेते हैं। हालांकि दोष तो मैंने काफी सविस्तार आपको समझाए थे। दोष में देखो, हमारे यहाँ की सरकार अस्थायी होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। अस्थायी सरकार का कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अस्थायी सरकार के उदाहरण में अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट हम समझेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, वाजपेयी जी के बारे में समझें। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी की पूरी स्टोरी आज हम क्लियर कर देंगे यहाँ आपको। ऐसा करते हैं, इसे हम हटा देते हैं थोड़ा। अब हम आते हैं सबसे पहले 1996 के चुनाव में। 1996 के चुनाव में आते हैं। अटल जी के बारे में हम लोग आप डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, 1996 के चुनाव में क्या हुआ था? बीजेपी सबसे बड़ा दल बन के उभरी थी, 161 सीटें बीजेपी को आई थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन तक चली, क्योंकि हमारे यहां लिखा है अनुच्छेद 75 के 1 में कि प्रधानमंत्री बहुमत दल का शासन होगा, मतलब जिस दल का बहुमत होगा उसके नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की नियुक्ति कर दी। ठीक है, कमेंट में करें कि उस समय हमारे यहाँ राष्ट्रपति कौन था, कमेंट करें। अब इसके बाद क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन चली। जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो 13 पार्टियों का एक गठबंधन उभरा। कांग्रेस, लेफ्ट और कुछ क्षेत्रीय दलों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई। इसकी सरकार यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, यूएफ की सरकार बनाई, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। ये सरकार एक वोट से नहीं गिरी थी, आपको समझना होगा ये बात। ये एक वोट से नहीं है 1996 में। और ये जो यूनाइटेड फ्रंट है ना, इसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। कांग्रेस ने इसे समर्थन दिया था। किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, इनका सरकार प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री बने एचडी देवगौड़ा। ठीक, देवगौड़ा। ठीक, अब एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। इनका कार्यकाल रहा जून 1996 से अप्रैल 1997, मतलब 1 साल भी नहीं चला।
कांग्रेस ने इनसे समर्थन हटा दिया क्योंकि कांग्रेस का इनसे नहीं बन रहा था। फिर कांग्रेस ने क्या किया, फिर कांग्रेस ने इन्हें हटाकर आई के गुजराल को का समर्थन कर दिया, इंद्र कुमार गुजराल का समर्थन कर दिया। इंद्र कुमार गुजराल का समर्थन किया तो ये सब पार्टियां मिलकर गुजराल के साथ हो गई। अब गुजराल का कार्यकाल चला कब से, अप्रैल 97 से मार्च 98 तक, मार्च 1998 तक, ठीक है, मार्च 1998, मतलब इनका लगभग 1 साल हो गया था। अप्रैल से मार्च तो 1 साल हो गया, उनका जून से अप्रैल था, तो एचडी देवगौड़ा का कार्यकाल इंद्र कुमार गुजराल से कम था, ठीक है। अब आपको पता होगा देवगौड़ा की सरकार क्यों गिरी थी, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि वो रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में रहे, जबकि देवगौड़ा ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया, कांग्रेस ने समर्थन खींच लिया। गुजराल की सरकार क्यों गिरी, गुजराल की सरकार इसलिए गिरी क्योंकि 1997 में जैसे ही इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, एक जैन कमीशन की रिपोर्ट आई, जैन आयोग की रिपोर्ट आई। इसने क्या कहा कि तमिलनाडु की पार्टी पर आरोप था कि उन्होंने राजीव गांधी की हत्या में शामिल हुए, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम राजीव गांधी की हत्या में शामिल थे डीएमके के लोग, ऐसा आरोप लगा। लिट्टे हैं ना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इन लोगों ने क्या किया था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री की हत्या की थी। इसमें कांग्रेस से इनका विवाद हो गया। कांग्रेस का मानना था कि भाई डीएमके जो पार्टी है उसने इतना घिनौना काम किया तो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार उसको अपने से निकाल दे, डीएमके को हटा दे, जबकि डीएमके का समर्थन था, मैंने बोला नहीं 13 पार्टियों का समर्थन था। इंद्र कुमार गुजराल ने मना कर दिया, इसलिए कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस खींच लिया। कांग्रेस ने समर्थन जैसे ही वापस खींचा तो आप कांग्रेस ने फिर किसी को समर्थन नहीं दिया, तो कोई भी इस स्थिति में नहीं था। हालांकि बीजेपी के पास उस समय 161 एमपी थे, लेकिन 272 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पा रही थी, तो फिर से चुनाव हुए, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आप तमिलनाडु की पार्टी को ध्यान रखना, ये तो 1996 की बात, अब मैं इधर लिखता हूं दूसरा। अब क्या हुआ, 1998 में फिर चुनाव हुए, क्योंकि मार्च 1998 में उनकी सरकार गिर गई थी इंद्र कुमार गुजराल की। 1998 में फिर चुनाव हुए और बीजेपी को, हम बीजेपी की सीटें लिख देते हैं, वहां 161 लिखा है, यहां लिख देते हैं, यहां बीजेपी को सीट मिली 182 सीट मिली बीजेपी को। लेकिन आप जानते हैं हमारे यहां लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीट का आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि 543 सदस्य हैं लोकसभा में, कंटिन्यू अभी होते हैं, तो 272 सीट, तो 272 में 2 का गुणा करिए 544 हो जाएगा, तो बहुमत हो जाएगा। बीजेपी को कितना मिला, 182 मिला, 182, ठीक है। 182 सीट किसको मिली, बीजेपी को मिली, लेकिन बहुमत के लिए इनके पास 252, मतलब 90 सीट बीजेपी के पास कम थी। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कांग्रेस की तरह दिमाग दौड़ाना चालू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया एनडीए, जो आज भी है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनका यूपीए है कांग्रेस का, इनका एनडीए है। अभी यूपीए नहीं बनाया, अभी यूनाइटेड फ्रंट है, यूनाइटेड फ्रंट का काउंटर एनडीए बना, और वर्तमान में एनडीए किसका काउंटर है, यूनाइटेड फ्रंट नहीं बचा है, अब एनडीए यूपीए का काउंटर है, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस का। लेकिन वर्तमान में यूपीए भी खत्म हो गया लगभग, अब इंडी गठबंधन करके एक सरकार, इंडी गठबंधन है, जिसमें आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब इंडी गठबंधन है, और एनडीए अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी वाला अभी चल रहा है, ठीक है। तो एनडीए बनाया किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसके घटक दल कौन थे, शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पिताजी, उनका पार्टी था शिवसेना। और तमिलनाडु का पार्टी जरूर ध्यान रखना, AIADMK, आप कहोगे वो डीएमके थी, ये AIADMK, इसका मतलब है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, वो था द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये है अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये अन्ना है, अन्ना, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, AIADMK, ठीक है। और एक थी समता पार्टी, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्हीं की पार्टी का पहले नाम था समता पार्टी, जिसे आज हम JDU बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारे नवीन पटनायक का नाम सुना होगा, उड़ीसा वाले जो बीजेडी, बीजू जनता दल भी एनडीए का घटक थी। और शिरोमणि अकाली दल, जो पंजाब में अकाली दल आम आदमी पार्टी का विरोधी है, वो टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू, आज भी देखना, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आज भी मोदी जी के साथ है, क्योंकि ये एनडीए के ही घटक रह चुके हैं। हालांकि बाद में इनका बीच में विवाद होता रहता था, लेकिन फिर से ये लोग एनडीए में आ गए, क्योंकि इनकी विचारधारा एनडीए वाली है, मतलब एंटी कांग्रेस लोग हैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ,
अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए का क्या कर लिया, एनडीए की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई। पहले तो वो सरकार 13 दिन चली थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए नहीं बना पाए थे 1996 में। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बना दिया, तो अब 13 दिन की जगह 13 माह चल गई सरकार, 13 महीना की सरकार चल गई। अब ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब क्या हुआ, जयललिता पे करप्शन के चार्ज लगे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साफ सुथरे आदमी, उनसे नेहरू जी ने कहा था कि आप एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। वो लालू जी का एक आप सुनना, कभी कभी संसद का डिबेट आता है तो वो के एक बार आप तो 2 बार बन गए, आप तो जनता का पिंड छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी से बोलते हैं। एक तो 13 दिन के लिए बन गए, आप 13 महीने के लिए बन गए, ठीक है। तो क्या है, वजह ये थी कि जयललिता जो अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की नेता थी, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस चल रहे थे। तो उनने कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री हो अटल बिहारी वाजपेयी, हम आपका समर्थन दे रहे हैं, आप हमारे समर्थन से प्रधानमंत्री, और फिर हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मैं करप्शन में किसी का साथ नहीं दूंगा। तो क्या हुआ, इनने अपना समर्थन खींच लिया। अब फ्लोर टेस्ट हुआ फिर से, जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, फ्लोर टेस्ट हुआ, तो अटल बिहारी वाजपेयी की 272 समर्थन नहीं मिल पाया, उनका 271 समर्थन मिला, और एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व है। मतलब लोकसभा में 272 सीट चाहिए, जबकि ट्रंप को कोई मतलब नहीं है सीट से। उन ट्रंप की पार्टी के भले 2 सीट भी नहीं रहे तो उन्हें कोई टेंशन नहीं, वो 4 साल के फिक्स हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने में गिर गए। लेकिन इस बात से एक बात देश के लोगों में एक बात स्पष्ट हो गई कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के लालच के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं दिया जो करप्शन में संलिप्त हो, अर्थात जयललिता का साथ नहीं दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तब तो फिर देश के लोगों को उन पर भरोसा हो गया। अब आता है 1999। देखिए, लेकिन आप कहोगे इनकी अब 1999 बीजेपी को कितनी सीट मिली, 100। अब 1999 बीजेपी को कितना सीट मिली, 182। अब आप कह रहे होंगे सर 182 तो 1998 में मिली थी, 182 आप 1999 में कह रहे। हाँ भाई, इनकी सीटें बराबर रही थी। लेकिन कांग्रेस की क्या हुआ, कांग्रेस को पहले के चुनाव में 141 सीट मिली थी, कब के वाले में, 98 में, 1998 में। देखिए, कांग्रेस इतना जोड़ तोड़ कर रही थी, उसका छवि खराब हो गया था। तो 99 के चुनाव में कांग्रेस को 141 के बदले 114 सीट ही मिली। मतलब संख्या तो वही रही 141, लेकिन वो 114 डबल 1 पहले हो गया और 4 बाद में हो गया 1999 में। ठीक है, आप देख रहे होंगे 141 की 114 हो गई कांग्रेस की। तो कांग्रेस को कितनी सीटों के कम पड़ी, 27 सीटें कम पड़ी थी। अब 271 जो एनडीए के गठबंधन में पहले कितनी सीटें थी, 271 में इधर लिख देता हूं, 271 थी, इसमें 27 जोड़ो, कितना हुआ, 7 1 8 7 2 9, 298 सीटें एनडीए के पास हो गई, क्योंकि कांग्रेस को 27 सीटों का नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब 298 सीटें एनडीए के गठबंधन में हो गई। मतलब अब अटल बिहारी वाजपेयी जयललिता के समर्थन से नहीं, बल्कि उनके पास 300 के करीब सीटें थी, और सीटें कितनी होना चाहिए, 272। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक ऐसी पहली गैर कांग्रेस सरकार थी जो 5 साल लगातार चली थी। ठीक है, पहली गैर कांग्रेस सरकार है जो 5 साल तक चली थी। आप समझ गए। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ का दोष क्या है, ये हम दोष पढ़ रहे थे, अस्थायी सरकार। हमारे यहाँ की सरकारें कैसी होती हैं, अस्थिर हैं। एकमात्र सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जो गैर कांग्रेसी सरकार है 5 साल तक लगातार चली। अब आप कहोगे मोदी जी की भी, हाँ मोदी जी की भी सरकार लगातार 3 टर्म से चल रही है, 2 टर्म पूरा हो गया, तीसरा टर्म देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। ठीक है, अभी मोदी की भी वही स्थिति है जो अटल बिहारी वाजपेयी की है, समर्थन से मोदी जी भी हैं। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के, और पिछले 2 टर्म में मोदी जी फुल बहुमत से थे। ठीक है, अब नहीं है वर्तमान में। ठीक है, अब आते हैं ट्रंप को, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वहां स्थायी सरकार है, उनका गुण है, हमारा ये दोष है। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में नीतियों की निश्चितता नहीं। जैसे कि मैंने उदाहरण से बताया था, इंदिरा गांधी जी क्या करती थी, जैसे भी जनता पार्टी या बीजेपी की कोई सरकार होती थी उन्हें खत्म कर देती थी, राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम था, जैसे इंदिरा गांधी चुनाव हारी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी जनता पार्टी की, उनने 20 सूत्री कार्यक्रम बंद कर दिया। जो नेहरू जी के टाइम से वो योजना आयोग चलता आ रहा था 1950 से, उसे ही उसको बदल के उसका रोलिंग कमीशन चालू कर दिया, अर्थात अनवरत योजना चालू कर दी मोरारजी देसाई ने। फिर से 1980 में इंदिरा गांधी जी थी और फिर उससे उन्होंने अपना योजना आयोग योजना फिर से, पंचवर्ती योजना फिर से लागू की। मतलब नीतियों की कोई निश्चितता नहीं है भारत में।
और नीतियों की निश्चितता नहीं होने के कारण और अस्थिर सरकार होने के कारण भारत की डेमोक्रेसी पे कोई ये भरोसा नहीं करता कि भारत में क्या ही होगा। भारत के लोग तो बिजली फ्री पाने के लिए, पानी फ्री पाने के लिए वोट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हैं। उसका कारण है कि भारत देश गरीब है भाई। कहते नहीं वे शर्म भी भाई अफोर्ड कर पाता है जिसके पास शर्म करने लायक वो हो, पैसा वगैरह हो, ठीक है, एक बात है। लेकिन वहां नीतियों की निश्चितता है। ट्रंप कैसे भी ऊट पटांग नीतियां बना रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कांग्रेस से कोई समर्थन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ का दोष है शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध है। हमारे यहाँ आप देखना, इंदिरा गांधी तो चाहती थी कि न्यायपालिका भी शक्तिशाली नहीं हो। न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए 24वां संशोधन, 25वां, फिर फाइनली 42वां संशोधन 1976 में। 42वें संशोधन 1976 का मतलब था कि हम न्यायपालिका को भी अपने प्रधानमंत्री के अधीन करना चाहती थी इंदिरा गांधी। हालांकि न्यायपालिका को अधीन नहीं कर पाई, वो बढ़िया ही हुआ। आज कम से कम हमारे सरकार हमारी जमीन छीनती है, हमारे साथ कुछ ऐसा करती तो कम, मतलब सरकार हमें गिरफ्तार करती है, अन्याय करती है हमारे साथ, तो हम कम से कम कोर्ट में तो जा सकते हैं, ठीक है। जबकि अमेरिका में शक्तियों का विभाजन अलग है, ट्रंप अलग है, वहां की संसद अलग है, वहां की न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आज भी आप देखना, कई बार क्या होता है जब न्यायाधीश का बनने की बात आती है तो फिर जैसे कि कोई उत्तराखंड के न्यायाधीश थे जोसफ करके कुछ थे, उन्हें हमारी बीजेपी की सरकार न्यायाधीश नहीं बनने दे रही थी। तो हमारे यहाँ आज भी भले ही कॉलेजियम सिस्टम है, फिर भी राष्ट्रपति ही न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? प्रधानमंत्री मोदी, जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनकी सलाह पे काम करेंगे। तो जब उनका और न्यायाधीश का अच्छा नहीं पटेगा तो फिर मोदी जी सोचेंगे कि भाई ये न्यायाधीश नहीं बन पाए, ठीक है। शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध हमारे यहाँ है, ये हमारा दोष है। जबकि क्या होना चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए, कार्यपालिका स्वतंत्र होना चाहिए, विधायिका स्वतंत्र होना चाहिए, जो अमेरिका में है। उनका गुण है, हमारा दोष है। एक अक्सर व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है, वो वीके मेनन का मैं उदाहरण देता हूँ। रक्षा मंत्री थे 1962 के भारत चीन युद्ध में, वो वकील थे, उन्हें पता नहीं कैसे ही रक्षा मंत्री। भारत में क्या होता है, जिस आदमी ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा वो शिक्षा मंत्री बन जाता है, जबकि अमेरिका में विशेषज्ञों द्वारा सरकार चलाई जाती है। इसलिए हमारी सरकार का एक और दोष है, कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकार है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लोग चलाते हैं, नेता लोग तो केवल दिशा निर्देश देते हैं कि हम बस मंत्री बने रहें और हमारी सीट आता रहे, तुम ऐसा नीति बनाओ जिससे हम चलते रहें, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता है कि मंत्री क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे अक्सर व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है। उम्मीद है इतना तो आप समझ में आया ही होगा। अब हम चलते हैं कि आखिर हमारे संसदीय व्यवस्था में कुछ दोष भी हैं, फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया है, तो थोड़ा ऐसे समझते हैं। तो संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के क्या कारण रहे हैं? देखिए, संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में एक मत उभरा था, लेकिन इसके जनक जो लोग थे, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को निम्नलिखित कारणों से प्रमुखता दी। अब आपके दिमाग में कौन लोग ऐसे थे जो कह रहे थे राष्ट्रपति व्यवस्था होना चाहिए? तो आप एक नाम जरूर याद रखना, केटी शाह, मैं लिख देता हूं, एक नाम जरूर याद रखना केटी शाह का, आप समझ लेना, ठीक है। केटी शाह, इनका पूरा नाम था कुशल तलाची शाह। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजेंद्र प्रसाद जब चुनाव लड़े थे पहले राष्ट्रपति का, तो इन्हें 15% वोट मिला था। केटी शाह उनके अपोजिट में खड़े हुए थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केटी शाह थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, बल्कि के.एम. मुंशी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के समर्थक थे, वो भी राष्ट्रपति व्यवस्था से प्रभावित थे। उनका कहना था कि राष्ट्रपति व्यवस्था एक स्थिरता देती है, लेकिन अम्बेडकर साहब का कहना था कि हमें स्थिरता नहीं चाहिए, हमें उत्तरदायित्व चाहिए, ठीक है। अम्बेडकर साहब को स्थिरता क्यों नहीं चाहिए थे? अम्बेडकर साहब कहते थे स्थिरता और उत्तरदायित्व दोनों होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है जो स्थिरता और उत्तरदायित्व है। हालांकि फ्रांस ने आज ना तो राष्ट्रपति व्यवस्था है फ्रांस में, ना ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फ्रांस में दोनों का मिक्स है, अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार है। वहां राष्ट्रपति भी पावरफुल होता है, प्रधानमंत्री भी पावरफुल होता है। कुछ विषय राष्ट्रपति के पास होते हैं, कुछ विषय प्रधानमंत्री के पास होते हैं, समझिए। लेकिन उसमें पता क्या समर्थन होती है, जैसे राष्ट्रपति भी पावरफुल हो जाता है और प्रधानमंत्री भी पावरफुल है, तो फिर दोनों ही आपस में झगड़ते रहते हैं। ये तो फिर और ज्यादा सरदर्द बन जाता है, ठीक है। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे, तो ठीक है। आप इसे समझते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों, कौन कौन से ऐसे कारण थे कि हमने ये संसदीय व्यवस्था को अपनाया?
व्यवस्था से निकटता। कैसे, आप समझिए। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि यह भारत में ब्रिटिश शासनकाल से ही यहाँ अस्तित्व में थी। देखो, जो के.एम. मुंशी जो राष्ट्रपति व्यवस्था से वो थे, संतुष्ट थे, वो भी के.एम. मुंशी यहाँ तर्क दे रहे हैं कि इस देश में, भारत में पिछले 30 या 40 सालों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू कराया गया है, कुछ उत्तरदायित्व शुरू किए। आज देखो, आपको पता होगा हमारे यहाँ लोकसभा से पहले और राज्यसभा से पहले विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा थी, जिसमें जो आज की राज्यसभा है उस समय की राज्यसभा में 60 सदस्य थे, जिसमें 34 मनोनीत होते, 26 मनोनीत होते थे, 34 निर्वाचित। उस समय की जो केंद्रीय विधानसभा थी, जिसे आज लोकसभा बोलते हैं, उसमें 144 सदस्य थे, जिसमें से 40 या 41 सदस्य मनोनीत थे, 101 के आसपास निर्वाचित सदस्य थे। तो वो चीजें हमारे यहाँ पहले से चल रही थी। आपने डाईआरकी सुना होगा, बाई कैमरलिज्म, 2 सदन, ये सब हमारे यहाँ पहले ही चल रहा था। वहाँ का इंग्लैंड का व्यवस्था था, ठीक है। आप 1909, 1919, 1935 का एक्ट पढ़ना, तो ठीक है, समझ गए होंगे। तो हमारे यहाँ कुछ उत्तरदायित्व पहले से शुरू हो चुके थे। इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बन गई थी। मतलब हम देश की आजादी से पहले ही हमारे यहाँ संसदीय सिस्टम था। और आपको पता है हमारे संविधान में बहुत से अनुच्छेद डायरेक्ट 1935 के एक्ट से आए हैं, 200 के आसपास, 250 ऐसा कुछ अनुच्छेद है, 210 है हम। तो इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए और क्यों महान अनुभव खरीदें? भैया, जब हमारे यहाँ 30-40 साल से संसदीय व्यवस्था बनी है, तो हम एकदम शून्य से राष्ट्रपति व्यवस्था क्यों खरीदेंगे? जबकि आपको पता है माउंटबेटन प्लान के तहत हमारे यहाँ पहले ही पाकिस्तान और भारत 2 अधिराज्य बने थे अलग अलग। एक हमारे देश का विभाजन हो चुका था। हमारे यहाँ का जीडीपी बहुत कम था, लोग अशिक्षित थे, कई जाति, धर्म और भाषाओं के आधार पर बटे हुए थे। तो फिर बड़ी दिक्कत थी। एक बात, ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा है उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। मतलब कोई भी डेमोक्रेसी में 2 शर्तें होना चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन सी शर्त होना चाहिए? एक तो स्थायित्व होना चाहिए, स्थायित्व, दूसरा उत्तरदायित्व होना चाहिए। और अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से अब तक यह संभव नहीं हो सका कि ऐसी व्यवस्था खोजी गई हो जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया गया हो। ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये कौन कह रहा है? अम्बेडकर जी दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों समान स्तर सुनिश्चित हो। अमेरिकी व्यवस्था ज्यादा स्थायित्व देती है। राष्ट्रपति शासन में आपकी सरकार 4 दिन में, 13 दिन में, 13 महीने में नहीं गिरेगी, 4 साल चलेगी, लेकिन कम उत्तरदायित्व देती है। हमारी व्यवस्था ज्यादा उत्तरदायित्व देती है पर कम स्थायित्व देती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश व्यवस्था है, ये ज्यादा उत्तरदायित्व देती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है ब्रिटिश व्यवस्था के तहत, लेकिन कम स्थायित्व देती है। मतलब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ट्रंप की तरह ऊट पटांग निर्णय नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि संसद में जवाब देना पड़ता है, ठीक है। प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से हम लोग जवाब देते हैं। प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता थी। देखो, अंबेडकर साहब का मानना था स्थायित्व तो अच्छी बात है, लेकिन उत्तरदायित्व के मूल्य पे नहीं। उनका मानना था कि हमें उत्तरदायित्व की नीड है, जबकि स्थायित्व की हमें वांट है। वांट और नीड में क्या अंतर होता है? आपको खाना खाना है, पानी पीना है, नींद लेना है, ये हमारी नीड है, हमारे शरीर की जरूरत है। जबकि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब तो वांट है। तो पहले जब जिंदा रहोगे तब तो वांट के लिए कुछ करोगे आप, इसलिए नीड को प्राथमिकता दी। उनका कहना था अगर हम उत्तरदायित्व वाली व्यवस्था नहीं लेंगे तो राष्ट्रपति पावरफुल हो जाएगा, उसका संसद से नहीं बनेगा तो देश में विभाजनकारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। हमारा देश एक तो गरीब है, अशिक्षित लोग बहुत ज्यादा हैं, और धर्म, भाषा और जाति के नाम पे बटा है, और हाल ही में पाकिस्तान से हमारा बंटवारा भी हुआ है। तो हम अभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, तो अब आपके दिमाग में आया जब नहीं कर सकते अब तो कर सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे आगे, ठीक है। विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता है। देखो वही बात है, संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में पाए जाते हैं। संविधान निर्माताओं ने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतंत्र में, हमारा लोकतंत्र कैसा था प्रारंभिक, हम हाल ही में आजाद हुए थे, सरकार के इन 2 घटकों के बीच, इन 2 घटक कौन? विधायिका और कार्यपालिका, सरकार के और संसद के बीच में संघर्ष को और स्थायी खतरे को हम लोग बयान नहीं कर सकते।
वे चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो देश का चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम केवल विकास ही नहीं चाहती थी, लोगों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहती थी। ठीक है, हम लोग डेमोक्रेसी को बचा के भी रखना चाहते हैं, तानाशाही नहीं लाना चाहते हैं, आप समझिए। इसलिए इस टकराव को रोकनी। अमेरिकी व्यवस्था में कई बार ऐसा होता है, ये जो ट्रंप का पिछला कार्यकाल था ना, 35 दिन के आसपास वहां की सरकार एकदम बंद पड़ गई थी। और हमारे यहाँ ऐसी सरकार बंद पड़ जाएगी तो हमारे यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कई लोग भूखों मर जाएंगे। क्योंकि भारत में अभी आज भी तुम देखना कि लोग आज ही कमा रहे हैं, आज ही खा ले रहे हैं, उतना भी पैसा हम लोगों के पास नहीं, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत कम है। अंग्रेजों ने सब कुछ निचोड़ लिया है, हमारा देश गरीब है और जनसंख्या विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या हम लोगों के पास है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरी बात पे आते हैं भारतीय समाज की प्रकृति। देखो, हमारा समाज भी कुछ ऐसा है। भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला देश है हमारा समाज। हमारे यहाँ इतनी जाति हैं कि तो आप पूछिए मत। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके। ऐसा ना हो कि भाई गुजरात का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए, वो केवल गुजराती को लाभ दे रहा है, बिहार के आदमी को पूछ भी नहीं रहा है, असम के आदमी को पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। आज हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, जब बल्कि वो हैं गुजरात के। ठीक है, आप समझिए। और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण करें। हम लोग अखंड भारत के निर्माण की बात करना चाहते हैं। ठीक है, संसद और अखंड भारत तभी होगा जब राष्ट्रीय भावना होगा। तमिलनाडु का आदमी भी, ये एच.डी. देवगौड़ा भी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बने, हमारे यहाँ के पी.वी. नरसिम्हा राव भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जबकि ये साउथ के थे। तो ऐसा नहीं है कि साउथ नॉर्थ में कोई विभेद हो। संसदीय व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए या इसे राष्ट्रपति व्यवस्था में परिवर्तित कर देना चाहिए। इस बात को लेकर 1970 के दशक से देश में बहस एवं वाद विवाद जारी। देखो, नेहरू जी का कार्यकाल था, कोई दिक्कत नहीं हुई है, संसदीय व्यवस्था बेस्ट थी। हमारे यहाँ एक ही सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार। 1970 के दशक में जब क्षेत्रीय पार्टियां आने चालू हो गई तो ऐसे लगने लगा कि हमने खराब व्यवस्था का चूज तो नहीं कर लिया है। हर 13 महीने में, हर महीने में सरकार गिर जा रही है। जो केंद्र में जो सरकार है वो राज्यों की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा दे रही, राज्यों की सरकार को भंग कर दे रही। इस मामले पर विस्तार से एक रिपोर्ट भी आई, जिसे स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट होती है। यही स्वर्ण सिंह समिति है जिसने क्या किया था, 42वें संशोधन 1976 जो आया था वो इसी समिति की सिफारिश पे आया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और जो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जुड़े इसी समिति की सिफारिश पे जुड़े, जिसका गठन कांग्रेस द्वारा 1975 में किया गया था। तभी तो 42वें संशोधन 1976 में आया। समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है। इनका कहने का मतलब था संसदीय व्यवस्था अच्छा कर रही है, इस तरह इसकी कोई जरूरत नहीं है। विश्वास मानिए, अगर ये समिति कहती कि राष्ट्रपति व्यवस्था ठीक रहेगी, संसदीय व्यवस्था खत्म कर दो, तो इंदिरा गांधी खत्म भी कर देती। इसको राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए, ऐसा करने से मना कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। इसलिए इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, रहने दो। अगर समिति ने कोई ऐसा नहीं दिया, अगर दे देती तो रिश्ता ही ऐसा कोई कदम उठता और आज बड़ा विवाद का मुद्दा होता। ठीक है, अब आप कहोगे हमारे समाज की, देखो हमारे समाज में उस समय क्या था, उस समय हम लोग साक्षर नहीं थे। हमारे यहाँ की देश की आजादी के समय 12% साक्षरता थी और 1951 में 18% साक्षरता थी, जिसमें पुरुष 27, महिलाओं की साक्षरता तो मात्र 8% थी। अब समझ रहे हैं, जिस देश में महिलाएं इतनी निरक्षर होंगी, 8% महिलाएं साक्षर थी, उस देश में महिलाओं के अधिकार की कौन, मतलब आबादी का आधा वर्ग महिला होती है, महिलाओं के हितों को कौन देखता, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई, मतलब हमारे जीडीपी भी बहुत कम थी। हमारे उस समय $60 की जीडीपी थी, एक पर व्यक्ति इनकम बता रहे हैं। और उस समय अमेरिका में $2300 था, मतलब भारत का 40 आदमी जितना कमाता था उतना अमेरिका का एक आदमी कमाता था। तो हम अमेरिका से तुलना कैसे कर सकते थे। अब हम पढ़ेंगे भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में क्या विभेद है। देखो, हालांकि हमारे यहाँ की व्यवस्था ब्रिटिश से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये विभेद अभी भी हाईलाइटेड है। इस मॉडल में विभेद है, ऐसा नहीं विभेद नहीं है। ब्रिटिश मॉडल भारतीय मॉडल में है, लेकिन बहुत हद तक समान है, कुछ हद तक विभेद भी है। देखो सीधा, भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। हमारे यहाँ की संसदीय व्यवस्था है किससे, ब्रिटिश पर आधारित है। आपको पता है ब्रिटिश का वेस्टमिंस्टर मॉडल हमने लिया है, यद्यपि ये कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल तो नहीं है। अब हम कैसे समझेंगे कि हमारी जो व्यवस्था है ब्रिटेन की नकल नहीं है, इसे समझेंगे। देखो, ब्रिटिश में राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। वहां का राजा रानी होता है वो ब्लड के आधार पर तय होता है, हमारे यहाँ वोट के आधार पर बनता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उदाहरण है।
दूसरे शब्दों में भारत के राज्य का मुखिया अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति निर्वाचित होता है अनुच्छेद 54 और 55 के तहत। 55 में पद्धति है, 54 में चुनाव की बात कहेगी। उनका कहेगी लोकसभा से होंगे, राज्यसभा से होंगे, विधानसभा से चुनाव होगा, निर्वाचित सदस्य, ये ठीक है। जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया कौन होता है? राजा या रानी, उन्हें चुनाव की जरूरत नहीं होती, वो आन से होते, जीन से बनते हैं, वोट से नहीं बनते, ठीक है। वो लड़ते हैं, हम वोट से हैं। एक तो अंतर हम में यही हो गया। आप देखते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर, वहां संसद की संप्रभुता है, जबकि हमारे यहाँ संविधान की संप्रभुता है। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है। संसद सर्वोच्च होती तो न्यायपालिका ने 99 संशोधन को पूरा रद्द क्यों कर दिया था, जो एनजेसी एक्ट पे प्रधानमंत्री मोदी 2014 में लाए थे। अर्थात संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर यहाँ प्रतिबंध है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार हैं। हमारे यहाँ अनुच्छेद 13 है, हमारे यहाँ अनुच्छेद 32 है, जो न्यायपालिका को शक्ति देता है। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, संघीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी होती हैं। और इसे केशवानंद भारती में संघीय व्यवस्था को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ब्रिटेन से अलग हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, निचले सदन का। वहां का प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा से होगा, जबकि हमारे यहाँ 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं। 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा और उसके बाद तुम्हारे 2004 में मनमोहन सिंह। ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा से भी हैं। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा अनिवार्य नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा से भी चलेगा। जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, ठीक है। नंबर 4 आते हैं। सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं भी है, उसे भी अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जाता है। मान लो आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं और मोदी जी को ऐसा लगता है कि आप बहुत रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपको रक्षा मंत्री बना दें। अब आप भले कहीं के सांसद नहीं है, फिर भी मोदी जी 6 माह के लिए आपको रक्षा मंत्री बना सकते हैं। कोई भी मंत्री का पद दे सकते हैं 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू करना है तो अनुच्छेद 75 के 5 के तहत आपको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन इंग्लैंड में आप लोकसभा के सदस्य होना चाहिए, तभी मंत्री बनोगे। राज्यसभा के होगे तब भी नहीं बनोगे। आप तो कह रहे हैं कि और भारत में ऐसी व्यवस्था है कि तुम कहीं के भी नहीं हो तब। इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की नकल है, ठीक है। 5वें नंबर पे आते हैं। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, कानूनी जिम्मेदारी, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता है। नहीं शब्द पे फोकस करो, समझ रहे हैं आप। मतलब वहां क्या होता है, जैसे मान लो वहां राफेल विमान खरीदना है, ब्रिटेन अमेरिका से वहां का F-16 खरीद रही है या F-35 खरीद रही है, तो वहां के राजा के साइन होंगे, बगल में रक्षा मंत्री के भी साइन होंगे। जबकि यहाँ के रक्षा मंत्री के कभी साइन नहीं होते हैं। यहाँ रक्षा मंत्री अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी है, तो किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ये नहीं है कि उसे साइन करना पड़ेगा, कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है, आप समझिए, ठीक है। 6वें नंबर पर आते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट, शैडो कैबिनेट है। यह एक अनोखी संस्था है। छाया कैबिनेट कैसी होती है? इसमें विपक्षी पार्टी द्वारा सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे और अपने सदस्यों को भावी मंत्रालय कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं। देखो शैडो कैबिनेट क्या होती है। मान लो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये पता नहीं, जब मोदी जी नहीं होंगे, बीजेपी जब चुनाव हारेगी तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे या अखिलेश यादव बनेंगे या ममता बनर्जी बनेगी? कुछ भी क्लियर नहीं है हमारे यहाँ, जबकि वहाँ क्लियर होता है। ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो इस पार्टी के ये प्रधानमंत्री बनेंगे। अर्थात शैडो कम। रक्षा मंत्री भी फिक्स होता है वहां ब्रिटेन में, जबकि हमारे यहाँ ऐसा फिक्स नहीं होता है कोई भी, ठीक है। आप समझिए ऐसा फिक्स क्यों नहीं हो पाया, हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट क्यों नहीं बन पाई, ये बड़ी बात है। ये बात नहीं है कि शैडो कैबिनेट होती है। लक्ष्मीकांत इसका उत्तर नहीं देती। देखो उसका उत्तर ये है, हमारे यहाँ देश आजाद हुआ था, तब देश आजाद होने से पहले भारत में 2 पार्टियां थी, 2 पार्टी थी। कौन कौन सी थी? एक थी कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग, ठीक है। तो लीग चली गई पाकिस्तान में, पाक में चली गई, तो अब अकेली कांग्रेस बची, ठीक है।
तो जब कांग्रेस अकेली बची तो नेहरू जी का पूरा कार्यकाल में कांग्रेस को टक्कर देने वाली कोई पार्टी पैदा ही नहीं हुई। जो पार्टी शुरुआत में टक्कर दे रही थी उनका बाद में कांग्रेस में ही विलय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई विपक्षी दल मजबूत नहीं बन पाया। जब विपक्षी दल मजबूत नहीं बन पाया तो जो शैडो कैबिनेट की जो परंपरा थी वो परंपरा ही विकसित नहीं हो पाई। ठीक, अब आप कहोगे ऐसा आज तो बीजेपी है, होना चाहिए। फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी का टाइम आया। इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार 1977 में जाके गिरी, देश की आजादी के 27 साल बाद गिरी। और वो सरकार बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार चली कितनी, 3 साल तक। तो वो क्या शैडो कैबिनेट की व्यवस्था बनाती नहीं बनाती। फिर इंदिरा जी फुल बहुमत से 84 से 84, फिर राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें, 411 कुछ ऐसी सीटें मिली थी। मतलब भारत में नेहरू जी से भी ज्यादा सीटें राजीव गांधी को मिली थी। तो फिर उनके सामने विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं था। अब एक बाद में जो जाके उनकी बीजेपी की सरकार आई 1998 में, 1999 के चुनाव में, जो जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। अब बताइए, देश की आजादी के 50 साल बाद कोई पार्टी आ रही जो 5 साल का, गैर कांग्रेसी पार्टी ये काम कर रही है कि 5 साल तक सरकार चला रही है, तब आपको लगता है कि हाँ ऐसा शैडो कैबिनेट जैसी व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, फिर से कांग्रेस आ गई और 2014 में बीजेपी। अब हमारे यहाँ 2 पार्टी सिस्टम हो चुका है, कांग्रेस और बीजेपी। हालांकि 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन अभी भी मतलब बीजेपी एक अच्छी दल के रूप में, अब कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई है। अब कांग्रेस को यही नहीं पता कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, तो फिर शैडो कैबिनेट तो बहुत दूर की चीज हो जाती है। जब यही क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, कि अखिलेश यादव बनेंगे, कि ममता बनर्जी बनेगी, कि अरविंद केजरीवाल बनेंगे, यही क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो शैडो कैबिनेट कैसे बन जाएगी, नहीं बन पाई। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। देखते हैं और कुछ है कैसे। हाँ, उदाहरण के लिए हाँ ये वाला जो यहाँ ये करके वो 7 नंबर 8 नंबर देता है ना, वहां लिखा रहता है। तो इसमें लिखा है 3 प्रधानमंत्री, 66 में इंदिरा गांधी, 96 में देवगौड़ा और 2004 में मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। आपको पता ही होगा। ठीक, उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको सफलता 100% मिलना सुनिश्चित है, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप खुद देख लेना, ये चीजें आपने पहले भी कई बार पढ़ी होंगी, लेकिन उतने अच्छे से चीजें समझ में नहीं आई। आज हमें संसदीय व्यवस्था के दोष गिनना होंगे तो हम ये नहीं गिनेंगे कि अस्थिर सरकार होती है, अनिश्चित। हम उसके पहले उदाहरण देंगे। हम देखेंगे कि मोरारजी देसाई की सरकार ने कैसे नीतियों की निरंतरता को खत्म किया, इंदिरा गांधी ने कैसे नीतियां पलटी, तो नीतियों की अनिश्चितता। अस्थिर सरकार के भर के उदाहरण इंद्र कुमार गुजराल, एच देवगौड़ा, जनता पार्टी की मोरारजी देसाई, 13 दिन 13 महीने के कार्यकाल अस्थिर सरकार के उदाहरण है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ अयोग्य व्यक्ति का शासन रहता है, उदाहरण है आपके पास में वो VK मेनन। वो अयोग्य नहीं थे, वो वकील अच्छे थे, लेकिन वो रक्षा मंत्री। देखो, कोई डॉक्टर है, आप डॉक्टर से आप वो काम कराओगे, वो इसरो में काम करे, कोई रॉकेट बनाए, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर ही करेगा, वो रॉकेट थोड़ी बना लेगा। ठीक है, एक अयोग्य। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ नीतियों की निश्चितता का अभाव है। नीतियां हमारे यहाँ निश्चित नहीं होती। आप देख सकते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, नीतियां निश्चित क्यों? सरकारी स्तर नहीं है तो नीतियां कैसे निश्चित हो जाएंगी? नीतियां हमारे यहाँ रेवड़ी बांटने वाली नीतियां होती हैं। हम लॉन्ग विजन पे फोकस नहीं करते, शॉर्ट टर्म में अपनी सरकार बनाने पे फोकस करते हैं। ठीक है, नीतियों मतलब नीतियां निश्चित नहीं होती और शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। हमारे यहाँ विधायिका कार्यपालिका से अलग नहीं, एक ही व्यक्ति कानून बनाता है, वही लागू कराता है। ठीक है, और इंदिरा गांधी तो खैर न्यायपालिका को भी दबाव में डालना चाहती है और डाल भी दिया था। अब ADM जबलपुर केस हमने आपको बताया था 1976 वाला, उसमें उनने क्या किया था, उस समय की न्यायपालिका सरकार के कहने पर काम करने लगी थी, ऐसी स्थिति आ गई थी। ठीक है, तो ये हमारी व्यवस्था के दोष है। अच्छा ये है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है और ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा कौन से सिस्टम अच्छे हैं और हमारे यहाँ क्या व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।